क्या क्वेश्चन लगा रहे हैं अगला सवाल ले याद हो गए पहला फॉर्मूला लेते हैं इसमें तो क्या है बोलिए एच बाई का फॉर्मूला फॉर्मूला यू यहाँ पे v क्या है और ये क्या है जहाँ पे फॉर्मूले हैं जो सवाल दिए जाए उसी पे सवाल करना है। काइनेटिक एनर्जी दे दो तीसरा यूज करिए, स्पीड दे दो दूसरा, मोमेंटम दे दो पहला और पोटेंशियल डिफरेंस दे दो चौथा। चलिए सवाल लिखिए। लास्ट सवाल क्या किया था? ठीक, लास्ट क्वेश्चन में आपको लिखा है तो मैंने लैम्डा e अपॉन लैम्डा फोटोन इज इक्वल टू e बाई 2c ये लिखा है। अरे बोलो ना, ये लिखा था ना e बाई 2c। चलिए अगला सवाल फोटोन। अगला सवाल लिखिए। इस सवाल का उल्टा सवाल है the wavelength of photon, हमने फोटोन बोला हो, wavelength of photon is twice that of an electron. Wavelength of photon is twice दो गुना twice that of electron, full stop. If speed of electron is c by 100, ऐसे लिखिए c by 100, find ratio of energy of electron to energy of photon. Find ratio of energy of electron to energy of photon. इस बार वेवलेंथ का रेशियो दे दिया गया है, स्पीड के बारे में बता दिया गया है, आपसे कहा गया एनर्जी का क्या रेशियो होगा। इसका मतलब वेवलेंथ का भी रेशियो दिया गया और स्पीड का। तो फोटॉन की स्पीड कितनी होती है c और इलेक्ट्रॉन की कितनी है c बाई 100। फोटॉन के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? E बराबर h बाई लैम्डा, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन के लिए क्या लगाएंगे? h बाई mv, ठीक है ना। इस उसी का उलट सवाल है। देखिए एक बात तो जो सवाल कह रहा है द लैम्डा ऑफ फोटॉन इज 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा ऑफ, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ फोटॉन? बोलिए। एनर्जी ऑफ फोटॉन इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा। क्या लैम्डा फोटॉन लिखते हैं पहले। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी विच इज इक्वल टू हाफ mve का, सही है। ठीक, अगर दोनों को डिवाइड करें तो मुझे क्या मिलेगा? एनर्जी ऑफ फोटॉन अपॉन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल, यहाँ क्या मिलेगा बोलिए। हाँ hc बाई लैम्डा पी, hc बाई लैम्डा पी अपॉन हाफ mve इनटू v। क्या बात सही? mv को अलग करने के कारण था ताकि मैं क्या लेके आऊं वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन।
तो सवाल का नेचर तो एक जैसा ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, ये हमको चाहिए था एनर्जी ऑफ फोटोन अपॉन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एच सी बाई लेमडा पी। क्या दो ऊपर चला गया, 1/2 था, 2 ऊपर चला। एम डी क्या लिखेंगे, एच बाई लेमडा, सही है बेटा, इंटू क्या लिखेंगे, यहाँ से एच सच क्या हो गया, क्या सी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन अपॉन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, आई थिंक लेमडा ऊपर चला गया, लेमडा ए अपॉन लेमडा और 2c बाई, क्या बात सही है। अब आपको रेशियो दिया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेमडा फोटोन, 2 लेमडा, तो लेमडा ए अपॉन कितना, 2 लेमडा ए, ये रहा 2, ये रहा c, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v, c बाई, क्या सही, c से c क्या हो गया, 2 से 2 क्या हो गया, क्या क्या बचा बेटा, तो EP अपॉन E कितनी आ गई वैल्यू। ये सवाल करने का तरीका है, लेकिन क्योंकि तरीका काफी कॉम्प्लिकेटेड है तो इस कॉम्प्लिकेशन में फंसेंगे। मैं आपको सीधा क्या दे रहा हूँ, तो उस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, हम 3 चीज रिलेट कर देंगे, एनर्जी को, वेवलेंथ को और स्पीड ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, पहले आप ये कर लो, करने का क्या तरीका है करना सवाल है। तो जितने भी सवाल होंगे, अच्छा, सारे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस में आते हैं मेट्रोलॉजी, इनको करने में आपको क्या होगी, आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, इसीलिए वो फार्मूला आपका काम कर लेगा। जितने भी सवाल इस नेचर में आएंगे वो एक फॉर्मूले से ही आप सारे सवाल वहां। हमसे पहले किसकी बात की गई थी, इलेक्ट्रॉन की और प्रोटॉन की, प्रोटॉन, इसीलिए मैंने निकाला E बाई E। अगर हमें निकाल, अच्छा ये पूछा गया है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को उल्टा हो गया तो क्या वैल्यू आएगी फिर, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आएगा उलट तो बस ना, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस, चलिए कर लीजिए। अच्छा, फॉर्मूला जो है वो बहुत काम का है, मैंने ये सब कुछ नहीं याद किया वो कैसे इसको कैलकुलेट करना, मैंने सीधा लिया कि वो देखिए, मैंने लिखा है हमेशा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू VE बाई 2c, और यहाँ पे हो जाएगा लेमडा प्रोटॉन अपॉन लेमडा। इसको याद रखिएगा, जितने भी सवाल होंगे एनर्जी और वेवलेंथ को रिलेट करके यहीं से हो जाएंगे। जैसे देखो, आपने पहला सवाल पूछा था तो बोला था अगर एनर्जी क्या हो बराबर, तो बताइए वेवलेंथ का क्या रेशियो होगा, सही है ना, यहीं से मिल जाएगा, लेमडा के अपॉन लेमडा इज इक्वल टू 2c बाई v। इस सवाल में पूछा गया वेवलेंथ का ये रेशियो है, स्पीड का ये रेशियो है, बताइए, तो यहाँ से मिल जाएगा। इसका मतलब चाहे वेवलेंथ का रेशियो पूछे एनर्जी लेकर के या एनर्जी का रेशियो पूछे लेकर के, आप यहीं से, तो ये सब मत याद करना, जैसे प्रोसेस बहुत क्या है कॉम्प्लिकेटेड, इसको करने की जरूरत नहीं है, सीधा फॉर्मूला याद रखो, वो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा।
फॉर्मूला याद रखोगे तो बड़े आराम से कोई भी सवाल यहाँ से कर। चलो अगला क्वेश्चन। तो यहाँ देख लो क्या मिलेगा तुमको। ज्यादातर सवाल में हम प्रोटॉन को किसी इलेक्ट्रॉन से रेट करेंगे, हम बोलेंगे एनर्जी का ये रेशियो है, वेवलेंथ का रेशियो बता दो, या वेवलेंथ का इतना रेशियो है एनर्जी का बता दो, और साथ में क्या दे देंगे, स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ द लाइट। तो यहाँ से जो भी सवाल हो कर सकते हैं। एक सवाल फॉर्मूला याद रखना, मैंने भी याद ही रखा है, याद रखोगे तो आसान। बोले सवाल, फाइंड द डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अच्छा ये भी सवाल देखो, एक बहुत छोटा सा सवाल है जो कि पीवाई के नीट में आपको मिलेगा, 2022 में या 23 में सवाल आया। फाइंड द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। फाइंड द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन of energy 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना, ये वाला सवाल करिए। एनर्जी दी गई है तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? एनर्जी का मतलब काइनेटिक, लैम्डा बराबर h अपॉन अंडर रूट 2। आपके फॉर्मूला जैसे लगाओगे कॉम्प्लिकेशन फार्मूले में है, आपको h की वैल्यू रखनी पड़ेगी, आपको 2n और k रखना पड़ेगा। सही है, क्योंकि हमें ये मीटर में चाहिए होता है तो हमेशा k की वैल्यू कितनी रखनी है आपको, जूल में। तो आपको इलेक्ट्रॉन को जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 मीटर के पावर 90। तो ये कैलकुलेशन फार्मूला यही देगा, लेकिन आई थिंक कैलकुलेशन थोड़ी सी क्या हो जाएगी, बट जब हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं तो जो आंसर मिलता है 12.27 अपॉन अंडर रूट बी, और ये किसमें आता है? तो आपको पहला फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं याद करना, आपको कौन सा याद करना है, दूसरा। अब काइनेटिक एनर्जी दी गई है और फॉर्मूले में क्या आता है, पोटेंशियल डिफरेंस। बताइए याद है काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या लिखते हैं, E into V। किसी चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी मान लेते हैं तो हम ये बता सकते हैं वो किस पोटेंशियल डिफरेंस से प्रोवाइड। बोलिए कितना है ये, 400 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ईवी। ई से क्या हो गया, डिफरेंस कितना आ गया, 400 वोल्ट। तो आपको जब भी यहाँ पीडी रखना है वो कितने रखना है, वोल्ट। तो कितना रख देना, 4। आप जैसे 400 रखोगे आपका आंसर आ गया। ये नीट का सवाल है। तो ये सॉल्वेंट फार्मूले का फ्रेम याद रखना, 12 अंडर रूट बी इन पोटेंशियल। तो कभी भी काइनेटिक दिया हो तो वहां से क्या निकाल सकते हो, चार्ज पार्टिकल का पोटेंशियल डिफरेंस। वो चार्ज पार्टिकल किस पोटेंशियल डिफरेंस से भाग रहा, समझ लो पहले। हम किसी भी चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी अगर दे दें तो हम क्या निकाल सकते हैं, उस रीजन का वो पोटेंशियल डिफरेंस जिस पर वो क्या कर रहा है, वो जो काइनेटिक एनर्जी चार्ज पार्टिकल एक्वायर कर रहा है due to the motion of the charge particle, और वो मोशन किसके कारण है, पोटेंशियल। तो हमेशा k को हम pd से क्या कर सकते हैं, रिलेट, d फॉर व्हाट, पोटेंशियल। तो यहाँ पे आपको v रखना है ना कि काइनेटिक एनर्जी। तो हम हमेशा काइनेटिक एनर्जी देंगे, आप वहां से वोल्ट निकाल देंगे, pd रख करके सॉल्व। कितना जाएगा बताइए, बोलिए 12.27 अपॉन रूट 400 20 आ गए अपॉन 20, सॉल्व कर लेना, बताओगे 0.613 क्या, तो इस फ्रेम में जरूर फॉर्मूले को क्या कर लो, वो एक जनरलाइज्ड फार्मूला है। क्या फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के पहले हम के बराबर ये नहीं लिखते थे, और इलेक्ट्रोस्टैट में देखो जा करके जब पोटेंशियल पढ़ रहे तो कितनी जगह मैंने लिखा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल। इसी फार्मूला है, उसको फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से जोड़ रहे हैं।
वो कॉन्सेंट्रेटेड का एक्सपेरिमेंट कह रहा है कि हम आपको सिर्फ के मैक्स बता सकते हैं, और के मैक्स की वैल्यू आप बता सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्टॉपिंग फार्मूला अप्लाई करके, जनरलाइज फार्मूला है, उसको कॉन्सेंट्रेटेड से कोई मतलब नहीं, हमने तो हर जगह पढ़ा होगा। प्लस कर लोगे ना, जल्दी से चैप्टर तैयार कर लेना। देखो पूरा चैप्टर 4 ही फॉर्मूलों पे है, तो प्रॉब्लम क्या रहेगी, सारी प्रॉब्लम आपकी कैलकुलेशन पर रुकेगी जाके, जबकि अच्छा सवाल पूछेंगे आपसे नहीं होगा, और हर अच्छा सवाल एक फॉर्मूला के बाद, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू v by 2c into lambda p upon k। याद रखोगे तो सारा सवाल बना सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द एडिशनल एनर्जी, find the additional energy should be provided to an electron. Find the additional energy should be provided to an electron. Should be provided to an electron to reduce the Broglie wavelength. To reduce the Broglie wavelength from 10 की पावर माइनस 10 एंगस्ट्रॉम पर 10 की पावर माइनस 10 मीटर टू 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर। इतना हम एडिशनल काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे दें कि उसकी जो वेवलेंथ है वो रिड्यूस करके कितना हो जाए, एक एंगस्ट्रॉम से 0.5। अब मैं आपको एक फार्मूला और बता देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 150 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। तो काइनेटिक एनर्जी किसमें आएगी बताइए, इलेक्ट्रॉन। वो उसी फार्मूले से बना है जो पहला फार्मूला पढ़ा है ना अभी, लैम्डा इज इक्वल टू 1 1227 उसी से सॉल्व, ठीक है। तो 12 जब स्क्वायर करोगे तो 1227 नंबर कितना आ जाएगा, 150। लैम्डा एंगस्ट्रॉम है तो काइनेटिक इसमें जाएगी इजी। उन्हें कहा पहले कि मान लेते हैं केवल कितना मान लेते हैं, तो क्या लिखेंगे 150 कितना एंगस्ट्रॉम है बेटा, पहले 10 की पावर माइनस 10 मीटर मतलब क्या इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। तो बाद में कितना हो गया K2, और K2 इक्वल टू क्या लिखोगे अपॉन कितना लिखोगे, अब आ गया 0.5 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। ये भी दी, बताइए कितना आ गया, ये तो आ गया 150 और ये कितना आ गया 3 से 3 55। बोलिए कितने का चेंज आ गया। तो आपको जो काइनेटिक में चेंज करना होगा दिस इज K2 माइनस K1, तो 300 माइनस 150 कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चेंज, ठीक है। तो जब काइनेटिक एनर्जी आप 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बढ़ा दोगे तब वेवलेंथ एक एंगस्ट्रॉम कितनी हो जाएगी 1। साथ में ये फार्मूला भी क्या करिए, आपके इलेक्ट्रॉन के लिए कितने फार्मूले, एक वेवलेंथ के लिए, दूसरा काइनेटिक एनर्जी मिलता है। तो अगर हम कभी वेवलेंथ ले लें तो काइनेटिक निकालो, कभी काइनेटिक ले लें तो वेवलेंथ। अच्छा ये फार्मूले से डायरेक्टली निकाल सकते हो, वहाँ पोटेंशियल की जरूरत नहीं। तो चाहे इसी को याद कर, तो यहाँ से के दे दूंगा तो लैम्डा भी मिल जाएगा, तो बट क्या रखना के किसमें होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। जब के इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखोगे तो लैम्डा किसमें आएगा, एक ही फार्मूला याद करो, एक ही याद करो जिससे काइनेटिक भी निकाल सको और वेवलेंथ। अगर हम कभी काइनेटिक देंगे तो वेवलेंथ पूछेंगे, वेवलेंथ देंगे तो क्या दोनों याद कर सकते हो, दोनों। तो आपको 150 वोल्ट का इलेक्ट्रॉन वोल्ट का चेंज करना है, गलती हुई है।
लेमडा नहीं होता, लेमडा का स्क्वायर, क्योंकि रूट हटाओगे ना 12 का स्क्वायर होगा वेवलेंथ का स्क्वायर में। अब सॉल्व काउंट कैलकुलेशन, अब तब नहीं है तो सेम आएगा से अब थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ गई। तो पहले थी कितना K1 मान लेते हैं और 150 इंटू 1 का होल स्क्वायर 450। अब ये 150 आ गया और कितने का स्क्वायर होगा 0.5 का स्क्वायर। तो आई थिंक ये कितना जाएगा 600 इलेक्ट्रॉन। तो चेंज कितने का आ गया, चेंज हमेशा होता है फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है 600 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इनिशियल कितना है 150 इलेक्ट्रॉन, तो लगभग आ जाएगा 450। सही क्योंकि लैम्डा बराबर क्या लिखा था आपने 12 27 यहाँ से रूट हटाओ तो लैम्डा आई का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, क्या रूट खत्म हो गया तो भी बराबर कितना आ गया 150 का लैम्डा आई का। ये जूल में आएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगा दो तो यहाँ भी क्या आ जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या बन जाएगी तुम्हारी 4 से मल्टीप्लाई कर दो पोटेंशियल में तो क्या बन जाती है काइनेटिक, बस इसीलिए फॉर्मूला ट्राई। तो वहाँ लैम्डा नहीं होता क्या होता है लैम्डा का, सही कर लेंगे वरना गलत। अगला सवाल लिखिए। अब कर लोगे, देखिए ए लाइट ऑफ वेवलेंथ, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लाइट ऑफ वेवलेंथ मिक्स कर दिया फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के साथ। ए लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर, a light of wavelength 500 nanometer incident on a metal, a light of wavelength 500 nanometer incident on a metal of work function, incident on a metal of work function 2.28 electron volt of work function 2.28 electron volt. Find the de Broglie wavelength of, find de Broglie wavelength of emitted electron. Find de Broglie wavelength of emitted electron. ठीक है, देखिए सवाल क्या, पहले लाइट आई मेटल पे पड़ी, मेटल से क्या बाहर निकला इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन के पास एक क्या होगी काइनेटिक एनर्जी। तो पहले तो निकालो कि जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है तो कितनी उसके पास काइनेटिक एनर्जी निकाल। क्या इक्वेशन पहले लगाएंगे वो बेटा क्या करेंगे के ई, सही है के मैक्स बराबर एनर्जी ऑफ प्रोटॉन माइनस क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वर्क फंक्शन है तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना हमारा 400 लैम्डा माइनस क्या बेटा बोल 12400 डिवाइडेड बाई वेवलेंथ कितनी है 500, कितना हो गया 5 माइनस कितना 2.2, दोनों की यूनिट सेम हो गई है, ये कट गया ये आ गया ये, सही है 12 2 2 4 5 5 दूनी 10 5 चौके 20 5 अट्ठे 2.48 माइनस 2. सॉल्व करिए कितना आ गया के मैक्स, कितना आ गया के मैक्स अरे 48 में से 28 घटा दो 0.2 क्या क्या पीडी निकाल सकते हो यहाँ से तो व्हाट इज द पीडी 0.2। इसका मतलब मैंने बोला बार बार था जो काइनेटिक एनर्जी होगी उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस, सही है।
फॉर्मूला क्या है डेल्टा के लिए? बस आंसर आ गया। 12 अपॉन √3 आई लेमडा इज इक्वल 12 27 अपॉन क्या रूट 10 ऊपर चला जाएगा और √2 नीचे। कैसे? 0.2 है, पॉइंट हटाया तो 2/10 रूट के अंदर आएगा, तो √10 ऊपर √2 नीचे। सॉल्व कर लो। √10 की वैल्यू लगभग कितनी आएगी? अरे नहीं, 3 समथिंग आएगा। देख साफ नहीं आ सकता। अरे नहीं आएगा, 3.1 के आसपास आएगा और रूट की वैल्यू 1.4। सॉल्व कर लो। ये भी सवाल जो पूछा गया था, ये भी सवाल नीट का ही है, वो मेंस में सवाल पूछा गया था। याद रखिए ये सब सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 3 ठीक है, सही कर लो उसको। तो √10 की वैल्यू 3.3 समझ नहीं है। कितना आ रहा होगा? यह एक तरीका और भी है, जैसे इसको 2 बार रूट लेना पड़ रहा है, ऐसे भी लिख सकते हो। क्या लिख रहा है? √0.2। अब मैं देखो क्या लिख रहा हूँ, 12 27 अपॉन √2/10। सही है, 2 से 5 5 √5 ऊपर, तो 12 27 इंटू। अब सॉल्व कर लो, ज्यादा इजी है। √5 है कितना? चेक कर लो, 2 4 10 का लेके रख लो, देख लेता हूँ कितना आ रहा है। √5 की जो वैल्यू आ रही है 2.23, तो ये आ जाएगा। सवाल समझ में आ रहा है कि नहीं? 12 27 इंटू 2.23, 12 दूना 24, 12 दूना 24, लगभग 26 समथिंग है। अप्रोक्सीमेटली लगभग कितना आ जाएगा? 27 के आसपास। तो पहले इमीडिएट इलेक्ट्रॉन की क्या निकालिए? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी से क्या निकालिए? पोटेंशियल डिफरेंस। रखिए फॉर्मूले पे आंसर। सवाल का नेचर जरूर समझ लेना, क्योंकि नीट के लिए बहुत क्या है इंपॉर्टेंट। और √2 से लिख करके √10 तक आयनिक में भी कई बार काम करेगा और मॉडल में कई बार यूज करना पड़ेगा। √5 √8 तक यूज करना पड़ता। √9 तो याद ही होता, √10 भी लिखिए, तो काम करके रखो। चलो लगभग कितना आएगा? 27 अब एक सवाल है जो नीट ने पूछा था, ये नीट का ही सवाल। हमने एक आंसर दिया है 27 एंगस्ट्रॉम, लेकिन नीट ने ये आंसर नहीं दिया। देखो यही सवाल है, नीट ने क्या ऑप्शन दिए थे, वो ऑप्शन के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं ताकि बिल्कुल समझ में आ जाए। ऑप्शन दिया, पहला ऑप्शन बनाया था, वेवलेंथ के बारे में पूछा था, तुमने कहा था वेवलेंथ इज लेस देन 2.8 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। दूसरा ऑप्शन बनाया था ग्रेटर देन और इक्वल टू 2.8 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। तीसरा ऑप्शन बनाया था लेस देन 2.8 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। चौथा ऑप्शन बनाया था ग्रेटर देन और इक्वल टू 2.8 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। ये नीट के ऑप्शंस थे। सवाल यही है, सवाल में कोई चेंज नहीं था। जब पूछा गया था कि बहुत अच्छा सवाल माना गया था उस पेपर, आपको प्रेडिक्ट करना है क्या आंसर। ये दिमाग लगाने का सवाल था। आपने आंसर तो लाख दे 27 है ना,
उन्हें सवाल कहा कि बताइए वेवलेंथ के क्या वैल्यू हो सकती है। ये किसने निकाला आपने? तो ये क्या 2.7 बन गया, 2.7 इंटू 10 की पावर माइनस। बात समझ में आ रही? उन्हें कहा वेवलेंथ की वैल्यू या इससे ज्यादा या इसके बराबर कारण के। ये क्वालिटी की कौन सी वैल्यू निकाली है आपने? मैक्स। आप सोचिए कि मैक्स के लिए आपने ये वेवलेंथ निकाली। कुछ ऐसे भी तो इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं जिनमें कोलिजन हो गया, जिनकी काइनेटिक एनर्जी के मैक्स से क्या हो गई, काइनेटिक के मैक्स से कम, पीडी 0.2 से कम, वेवलेंथ इससे। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ये है कि अगर लॉस हो गया कोलिजन में तो जो वेवलेंथ आएगा उसकी वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू के बराबर या उससे ज्यादा हो सकती है। सोच के देखो, काइनेटिक अगर के मैक्स से कम हो सकती है तो वेवलेंथ की जो कैलकुलेटेड है उसके बराबर या उससे ज्यादा। तो ये प्रोबेबिलिटी का सवाल था कि बताइए चारों ऑप्शन दे करके चारों ऑप्शन में कौन सा आंसर सही होगा। तो वेवलेंथ 2.8 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर के बराबर हो सकती है या उससे। ये कब होगी? ये तब होगी जब उसके पास क्या होगा, के मैक्स। कोई और इलेक्ट्रॉन होता जिसकी के की वैल्यू के मैक्स से क्या होती, कम हो जाता 0.2 से, पोटेंशियल कम हो जाता तो वेवलेंथ। प्रोबेबिलिटी क्या है, जो इलेक्ट्रॉन स्प्लिट आउट हो रहे हैं हम जानते तो ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है, हमें मालूम नहीं है ना, जो इलेक्ट्रॉन निकला उसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी, तो हमने के मैक्स मान करके सॉल्व कर। अब जो वेवलेंथ आएगी किसी भी हिटेड इलेक्ट्रॉन की वो या तो इसके बराबर आ जाएगी या इससे कम नहीं हो सकती। तो देखो एक सिंपल सा सवाल था लेकिन ऑप्शन क्या कर दिया उन्होंने, वैसे ऑर्डर की जो भी वेवलेंथ ऐसे आ रही थी अब सवाल में, तुम जो भी आंसर लेके आओगे वेवलेंथ की जो प्रोबेबिलिटी होगी उस आंसर के बराबर या उससे बस ये। कुछ लोग कहेंगे यहाँ तो 27 आया है, यहाँ तो 28 लिखा है, प्लॉट किया है ना, वो तो 28 मान लो उसको, तो 28 मान लोगे तो कितना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आपको जो फिजिक्स सीखनी है ना वो आपके पीवाईक्यू में। मैंने हमेशा कहा है आपसे कि फिजिक्स सीखिए किससे, पीवाईक्यू से, क्योंकि उसमें सब कुछ दिया हो, क्या पूछेंगे किस तरह से पूछेंगे, वो करके तुम्हारा नॉलेज क्या होगा। कई बार रिपीट करोगे पीवाईक्यू तो परीक्षा के चांसेस बहुत बढ़ जाए। ये कितने बच्चे हैं खाली पीवाईक्यू पढ़ के क्या हो, ये सच्चाई है। ऋषि भटनागर कभी आएगा मैं मिलवाऊंगा तुमसे, उसने कुछ नहीं पढ़ा है, उसने सिर्फ क्या पढ़ा है, बायो की एनसीईआरटी और फिजिक्स केमिस्ट्री का पीओ। जो पीवाईक्यू में है वो आना चाहिए, जो नहीं है वो ना आए कोई दिक्कत नहीं। 625 नंबर थे 2023 में, कटा 612। चलिए देखिए, एन इलेक्ट्रॉन, अब ये भी नीट का सवाल है। देखिए, एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद वेलोसिटी, एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद वेलोसिटी v नॉट I कैप मीटर पर सेकेंड, ऐसे v नॉट I कैप मीटर पर सेकेंड enter in a region, enter in a region having electric field, having electric field minus E naught I cap volt per meter, minus E naught I cap volt per meter per stone. If V naught and E naught are positive constant, if V naught and E naught are positive constant, find the Broglie wavelength of electron.
find the probably wavelength of electron after time small t. Find the probably wavelength of electron after time small t. करिए। नीट का सवाल है, सवाल को एनसीईआरटी ने दिया हुआ है और उन्होंने क्या किया था, डायरेक्टली एनसीईआरटी से उठा के पूछ लिया। जितने भी इजी क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के वो सारे नीट के क्या हैं, आसान, कॉम्प्लिकेटेड नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी में आईटी लेवल पे कभी क्या है क्वेश्चन एडवांस लेवल तक के भी दिए, तो वो नहीं, वो जो तुम्हारे लेवल के सवाल जितने भी वो सब एक क्वेश्चन है आपके नीट एग्जाम। मैं बना देता हूँ पहले, ये जेड एक्सिस वाई एक्सिस हो गई और ये क्या हो गई, जरा कोऑर्डिनेट देख करके बताओ आईजे कैप की पार्टिकल किस तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन किस तरफ जा रहा है, प्लस एक्स पर, सही है, प्लस एक्स पर जा रहा है विद द स्पीड ऑफ, सही बात। और आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, माइनस ई नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है जबकि वो उस तरफ जाता है। बताइए जब वो इंटर मारेगा रीजन में, तो एक कांस्टेंट स्पीड v नॉट से आया हो, अब वो एंट्री कर रहा है फील्ड जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है विद द स्पीड ऑफ v। जैसे उसको फील्ड मिलेगी इलेक्ट्रॉन को, बोलिए उस पर फोर्स किधर लगेगा, किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। मैंने हजार ई की दिशा में फोर्स लगता है, नेगेटिव चार्ज पर ई के फोर्स लग जाएगा, ये फोर्स इसको क्या करेगा, एक्सीलरेशन से, सही है। तो समय के साथ जो इसकी स्पीड है वो बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो वेवलेंथ भी बढ़ेगी। अरे लेम्डा बराबर है कौन है, v बढ़ रहा है तो लेम्डा, तो समय के साथ जो मैटर वेव है वो क्या हो रही होगी, टी टाइम के बाद बताइए कितनी, तो टी टाइम के बाद हम क्या निकालें, हम मानते हैं कितने समय तक चला, और इसकी स्पीड v नॉट पे क्या हो गई, v हो गई, पहले तो v निकाली, विद द इक्वेशन ऑफ v बराबर याद होना चाहिए। अगर आपको इनिशियल स्पीड दी गई है, आपको एक्सेलरेशन दिया गया है, समय दिया गया है, तो फाइनल स्पीड बराबर इनिशियल स्पीड प्लस एक्सेलरेशन इनटू टी टाइम के बाद कितनी स्पीड है, v आई, तो v बराबर u कितना, v नॉट, a कितना, याद रख लो 1000 बार बोला था मैंने, एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल की इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मास, ये तो होता है, इनटू क्या होंगे, क्या हमें v मिल गया, after the t time what is the speed of the charged particle, v not नहीं, capital v, what is the value of lambda, h upon m, जिस समय की वेवलेंथ उस समय की स्पीड, t समय के बाद वेवलेंथ और t समय के बाद की स्पीड, लैम्डा इज इक्वल h upon और बेटा v की जगह स्मॉल e कैपिटल E m into, यहाँ से v नॉट बाहर निकाल तो क्या मिलेगा आपको, m v नॉट, सही है। v नॉट बाहर आ गया तो पहले हिस्से में 1 बचा, दूसरे हिस्से में v नॉट नहीं है, कॉमन निकाला है तो डिवाइड करना पड़ेगा, तो क्या मिलेगा, स्मॉल e कैपिटल E m v नॉट into, दिस इज द आंसर। तो लैम्डा बराबर क्या, इनिशियल वेवलेंथ रही होगी, इनिशियल मतलब इंटर करने के पहले स्पीड कांस्टेंट रहेगी ना, और द वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट 1 प्लस स्मॉल e कैपिटल E m v नॉट इनटू, ये आपका आंसर है। लिख लीजिए, सब बीट में ही आया मुझे, बाकी सवाल तो वैसे भी मैं नहीं करा। इसका मतलब टॉपिक 4 फॉर्मूले पे बेस्ड है, लेकिन टॉपिक के सवालों में वेरिएशन बहुत बहुत है, जितना वेरिएशन है मैंने सब दिखा दिया है, इतना तैयार कर लेना, इसी में से सवाल बनके हैं। क्योंकि नीट का एग्जाम दे रहे हो, सिलेबस पूरा होता है, मल्टीपल कॉन्सेप्ट को क्या कर देते हैं कभी कभी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गई, काइनेमेटिक्स भी, इक्वेशन भी आ गई, सब बच कर दिया 3 टॉपिक।
बट एनसीईआरटी ने इससे भी कॉम्प्लिकेटेड सवाल दिया है जिसको नीट ने नहीं पूछा। तो नीट ने दो सवालों में इस फ्रेम पे दो सवाल नीट एनसीईआरटी में लिखे, उसमें से नीट ने पहला सवाल जो आसान था उसको पूछा, दूसरों ने क्या किया है, बट मैं दूसरा भी करवा देता हूँ, क्या पता हमको क्या हो जाए मास्टर जी का, खराब हो जाए निकाल के यही पूछते हैं, लिख के भी हम गड़बड़ कर देंगे। जब बेटा एक्सप्रेशन होता है तो स्पीड के साथ ही रिश्ता होता है। कभी याद किया है 12वीं में पढ़ा हुआ है, 11वीं में ये मास्टर जी पहले पहले शुरुआत क्लास से होती रही होगी, तो यही प्लस ये तब लगाया जाता है जब कोई भी पार्टिकल की स्पीड लगातार इसका मोशन एक्सीलरेटेड हो, फोर्स मोशन का क्या कर रहा हो, सपोर्ट कर रहा, तब एक्सीलरेशन होगा समय के साथ स्पीड, और अगर फोर्स मोशन का अपोज कर रहा हो तो जहां प्लस होता है वहां प्लस और माइनस, प्लस तब लगाते हैं जब स्पीड बढ़, माइनस तब लगाते हैं जब स्पीड स्पीड तब घटेगी जब फोर्स मोशन का चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा फोर्स की वजह से क्या लगेगा स्पीड, और अगर चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा फोर्स उधर लगे तो एक उधर ही होता है, इधर क्या होता है फोर्स, एक ही दिशा और फोर्स की दिशा सेम भी। इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा किधर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोज उस तरफ लगे जब चार्ज पार्टिकल मोशन, ठीक है। चलो इसका अगला सवाल है, कॉपी करना है आपको, सवाल को देखिए करके, ये एनसीईआरटी का सवाल, दोनों ही एनसीईआरटी के हैं, बट दोनों एक सवाल पूछ लिया और एक हमसे नहीं, समझ में आ रहा है। देखो हर चीज जरूरी नहीं कि तुम्हें आसान हो, कभी कभी कुछ चीजें क्या होंगी, अभी मानो दिमाग को बनाओ, ये सब की हर चीज आसान नहीं होगी, कुछ टॉपिक आसान होंगे, कुछ के फार्मूले आसान होंगे, लेकिन सवाल वो मॉडर्न में होता है। हमें कोशिश की एक इक्वेशन मालूम है, लेकिन सवाल में वैरायटी बहुत, हमें मैटर में चार सवालों में वेरिएशन बहुत है, वो समझना पड़ेगा। अच्छा इसके बाद कोई टफनेस अभी कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होगी, इसके बाद तो फार्मूले वाइज फिर स्टार्ट। इन द प्रीवियस क्वेश्चन, इन द प्रीवियस क्वेश्चन, सवाल यही है, इन द प्रीवियस क्वेश्चन if electric field, in the previous question, if electric field is, if electric field is answer के E naught J cap volt per meter, E naught J cap volt per meter, find the Broglie wavelength after time small t, find the Broglie wavelength after time small t. Find the Broglie wavelength after time. तो सारा गेम किसका चल रहा है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, गेम को समझो। अभी चार्ज पार्टिकल किस एक्सिस पर है, वो एक्स पर है विद द इनिशियल स्पीड यू नो, लेकिन एक फर्क आ गया, अब इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा ई नॉट बाई एक्स पर चलेगी, सही है, फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के ये इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, फोर्स किधर लगेगा, ये आपका है इनिशियल स्पीड एक्स एक्सिस पर है, जबकि इनिशियल फोर्स माइनस, कैसा मोशन होगा, क्या घूमेगा, मैंने बताया था कब घूमेगा, तब घूमेगा जब फोर्स और स्पीड के बीच कुछ क्या आ जाए, बहुत पहले बात की थी, पहला लेक्चर था न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का, मैंने कहा था फोर्स का नेचर समझिए, फोर्स अगर मोशन के साथ एक्सेलरेशन स्पीड, फोर्स अगर मोशन के अपोजिट है स्पीड, और अगर फोर्स किसी एंगल पर आ गया तब दो बात, डायरेक्शन भी चेंज होगी, स्पीड भी चेंज, फोर्स परपेंडिकुलर टू द मोशन आ जाए तो एक कंपोनेंट की स्पीड क्या रहेगी, कौन है, ये नहीं बदलेगी, बदलेगी क्या, अब दो हिस्से हैं
हम मानते हैं टी समय के बाद चार्ज पार्टिकल यहाँ पहुंच, सही है, इसके पास कितनी स्पीड होगी, तो एक कौन सी होगी वी एक्स, एक कौन होगा क्योंकि ये प्लेनर मोशन आ गया ना, तो एक्सेस के बीच में मूव, एक्सेलरेशन किस तरफ है, along the माइनस, तो फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट है, जिस एक्सेस पर एक्सेलरेशन है उस एक्सेस पर स्पीड में चेंज भी नहीं, फिक्स बात है। इसका मतलब x पर फोर्स नहीं है तो x की स्पीड में कभी चेंज भी और वो वैल्यू कितनी रहेगी, ये कभी नहीं। फिजिक्स का एक नियम है, अगर एक्सेस पर पार्टिकल चल रहा है, मान लो दो एक्सेस के बीच में जा रहा हो, तो एक एक्सेस पर फोर्स तो दूसरी पर ना हो, तो जिस एक्सेस पर फोर्स नहीं है उस एक्सेस की स्पीड में कोई चेंज नहीं है। इनिशियल स्पीड 0 तो बाद में भी, अगर इनिशियल 10 मीटर पर सेकंड तो बाद में भी उस एक्सेस पर कितना फोर्स रहेगी, स्पीड रहेगी, एक्स एक्सेस की स्पीड में कोई चेंज, पहले कितना था v नॉट, बाद में भी, क्योंकि इस एक्सिस पर कोई फोर्स नहीं है तो इस पर कोई एक्सेलरेशन भी, सारी एक्सेलरेशन कहाँ मिला आपको, y पर, और v नॉट y क्या रहा इनिशियली 0, क्योंकि इनिशियल स्पीड किधर थी, तो इनिशियल स्पीड एट अराउंड y एक्सिस क्या रही 0, t समय के बाद निकाली, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ vy, uy प्लस ay into what is the value of uy, 0, ay e capital E naught by into what is the value of vy, बोल बेटा, अरे बोलो ना, vy बराबर स्मॉल e capital E naught by m into, and what is the value of vx and what is the value of vy, अब कितने इससे हो गया वेलोसिटी के पर्टिकुलर है क्या, क्या लिखते हो मैग्नीट्यूड dx स्क्वायर प्लस किसी पार्टिकल की स्पीड अगर कोई एक्सिस पर है, अगर मैं उसकी वेलोसिटी स्पीड पूछूं उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, तीन एक्सिस पर है तो तीनों के स्क्वायर करके दो एक्स पर है तो दिस द वैल्यू ऑफ v, व्हाट इज द लिमिट ऑफ h अपॉन m, v से काम करेगा ना, vx चाहिए ना vy चाहिए, क्या चाहिए, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल at the time t, the combination of vx plus, कर लीजिए, है यार, है तो है, इसको मैं नहीं बोल सकता आसान है, जो है वो है, उसको छोड़ नहीं सकते ना भाग सकते हैं उससे। हाँ लेकिन इतना अश्योर कर सकता हूँ, ये सवाल कभी एग्जाम में आएगा तो छोड़ देना, क्या कर लूंगा, सोचा था क्या है, तो मैं आंसर लिख दे रहा हूँ सीधा, आप वी नॉट को बाहर निकाल दें, है ना, तो वी नॉट को जब बाहर निकालोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, वी नॉट वाई में चला जाएगा नीचे, तो फाइनल जो टर्म तुम्हें मिलेगा वो मिलेगा लेम्डा इज इक्वल टू लेम्डा नॉट अपॉन अंडर रूट 1 प्लस ई स्क्वायर कैपिटल वी नॉट स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर इनटू, टर्म्स काफी बड़े हैं, ये आंसर है, इसको क्या कर लो यार, ये भी समझदारी होगी, मैं भी यही करता हूँ, मुझे कोई चीज बहुत क्या लगती है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगती है तो मैं उस चीज को फिर क्या कर लेता हूँ, भाव नहीं या उसका कॉम्प्लिकेशन उसको याद कर लेंगे, पता है सवाल एग्जैक्टली पूछेगा, याद है तो क्या हो जाएगा, ठीक, सवाल लगाने की जरूरत नहीं, ये भी तरीका है, हमें फाइनली नीट क्रैक करना है कि हमें क्या करना है, प्रोफेसर बनना है, ये ना मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट नीट मेरा क्या हो, मैं एमबीबीएस अच्छे से करूँ, मुझे प्रोफेसर फिजिक्स का थोड़ी लगता है, मुझे तो एमबीबीएस करके बहुत अच्छा डॉक्टर, प्रोफेसर बनना होगा तो तुम पीएचडी करते, फिर तुम पीएचडी की तरफ चलते, फिर तुम किसी बड़े
कॉलेज से कुछ करते थीसिस वोसिस लिखते रिसर्च करते, बट क्योंकि तुम उस नीट की क्लास में बैठे हो तो मैं मानता हूँ तुम डॉक्टर हो, डॉक्टर वाली पढ़ाई करी। ये समझदारी वाला तरीका है, कोई चीज कॉम्प्लिकेटेड हो तो आंसर है, क्योंकि कभी कभी टेस्ट में मिल जाएगा यार, दिन अच्छा रहा तो कहाँ मिल जाएगा, आप तो सवाल पूछेंगे नहीं, सवाल तो हमारे जैसे क्वेश्चन से करेंगे, इतना खराब दिन है तो सवाल क्या कर देना, मान लिया तुम्हारे लिए बनाया बिल्कुल, एक दिन अच्छा होता है तो फिर वो चीजें मिलती चली। 2017 में मैं तुमको पता है वो गेम आता है नीट खेलने के लिए, आज भी मैंने बहुत पहले कुछ चीजें सीखी, मैं तुमको बताऊं वो कॉपी मुझे मिली नहीं 2017, एक्चुअली वो सेशन था 2016, और हो गया 2 साल का कैसे होता है, सोचो एक साल में तैयारी कर, दूसरे साल में 24 की तैयारी कर रहे हो, एग्जाम कब दोगे 25, एक साल में 2 साल का सेशन, मतलब दे हिस्से हैं। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, साल एक ही होता है, ड्यूरेशन एक ही साल का होता है, लेकिन दो अलग अलग सालों में, आधा इस तारीख, आधा इस तारीख। मैंने फिजिक्स की एक शॉर्ट नोट्स बनाई, लगभग कितने पेज की थी, 6 पन्ने की फिजिक्स थी, पूरी फिजिक्स थी उसमें। वही तो मैं ढूंढ रहा था, मैंने कितनी दफा वो ढूंढा, मुझे मिला ही नहीं, कहीं मैंने रख दिया मैं पा नहीं, 6 पेज ऐसे खड़े खड़े पेज समझते, ये एक सफा ऐसे 6 थे, उसमें पूरी फिजिक्स मैंने लिखी थी, कुछ नहीं लिखा था, खाली मुझे लगा यार ये पीवाईक्यू में है तो इसका फार्मूला लिखो और इसके सवाल तुम्हें कैलकुलेट करना, क्योंकि गणित आती है तो सवाल करना भी क्या हो जाता है आसान, मतलब आपको नॉलेज ना भी हो, फार्मूला पता हो, मैथमेटिक्स आती तो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट की जरूरत बहुत कम पड़ेगी, फार्मूले से काम हो जाए। 2017 में बेटा उस पेज से कितने सवाल मिले थे, मैंने इन्हें थे 34 क्वेश्चन, सब कुछ हुआ, टक ऐसे फार्मूले से थे, मैंने खुद कितने सवाल सही किए थे, तो मत इसको कम मत मान, वो समय सिलेक्शन होता था 25 सवाल फिजिक्स, मेरे नंबर थे 536, कट-ऑफ थी 540, 1.5 सवाल, हाँ 6 नंबर मतलब 1.5 सवाल, एक सवाल में 4 नंबर, तो एक नंबर कटा भी तो था। ये 6 पन्ने की कहानी, लेकिन ये 6 पन्ने मैंने बहुत समझ के लिखे थे कि हर चैप्टर में क्या आता है, उसी की नोट्स लिखी थी पेंसिल से लिखो। इवन सर्कुलर मोशन के चैप्टर में मैंने बड़े बड़े फॉर्मूले लिखे थे, फॉर्मूले ही सीधा सीधा पूछे गए, आप भी याद है अगर वो आगे tan थीटा 1 + tan थीटा tan थीटा देख लेना, मैं कभी पढ़ाऊंगा तो मैं फॉर्मूला जरूर बताऊंगा, याद रखना, कभी कभी सवाल सीधा 6 पन्ना, अरे कहाँ क्या पीवाईक्यू में है तुम्हारे, उसको निकाल के खुद लिखो, मैं तुमको बहुत बाकी है, मैं 45 के 45 को बता के यहाँ से भेजूंगा, अरे हाँ बता के भेजूंगा कि कौन वो टॉपिक है जो तुम्हें सवाल जिसके तुम्हें मिले, और मैंने हमेशा माना 45 सवाल आते हैं, 2 गुना सवाल तैयार करते हैं, 45 टॉपिक है तो कितने सवाल टॉपिक पढ़ लो, 90 टॉपिक पढ़ लो, 40 कम मिल गया तो आके चौराहे पे क्या कर देना, कहीं कोचिंग में किसी मास्टर ने लिखा, वो लोग तो कोई किसी ने प्रचार करवाया था, मास्टर था कोचिंग का, उसने कहा कोई तैयारी करवाता था वो, उसने कहा अगर 80% से ज्यादा नहीं मिलेगा तो चौराहे पे आग लगा के क्या कर देना, जला देना,
तो अगर डबल टॉपिक तैयार कर लिया जाए समझ के समझदारी से तो 40 सवाल कहीं नहीं, बहुत बुरी हालत हो गई तो 35। तो अगर मैं तुमको 90 टॉपिक बता दूं, कितना, मैं कहूंगा 40 क्वेश्चन, बट प्रॉब्लम ये रहेगी 90 टॉपिक पूरी फिजिक्स से रहेंगे, तो तुम्हें बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कॉन्सेप्ट है, ये रटा होना चाहिए और पीवाईक्यू का हर सवाल उसका, तो ये करने में तुम्हें काफी टाइम। जैसे मैं कहूंगा बायो सेवर था बीएसएल आएगा सवाल कंफर्म है, बीएसएल करने जाओगे तो बीएसएल में भी सीधा तार, थोड़ा एसीएल, तो ये कॉम्प्लिकेटेड होगा, गुरु जी ने तो खाली बीएसएल बोला था, यहाँ पे आ गया तो एक पन्ना भरा पड़ा है, तो इतनी मेहनत तुमको टॉपिक रीडिंग है, बीएसएल से एक सवाल है। अब बीएसएल के कितने टॉपिक्स हैं, कंडक्टर का, आर्क वाला कंडक्टर, ये दो हो गए, उसके बाद एम्पियर सर्किटल सॉलो वॉल्यूम और सॉलिड, इतना तुम तैयार कर लो, एक क्वेश्चन बीएसएल से मिले। इलेक्ट्रोस्टैट्स E बराबर माइनस डी वी बाई डी आर, एक सवाल मिलेगा। अब इसमें 6 टॉपिक्स हैं, 4 मैंने तो पहले हटा दिए हैं, बचे कितना, 4 बचे, वो 4 पर तुम्हें तैयार, अभी टोटल 6 टॉपिक थे ना, अरे 4 थोड़ी हटाए, 4 बचे हुए, E बराबर डी वी बाई डी आर, बी एक्स वाई जेड, ई फंक्शन ऑफ आर, ई एक्स वाई जेड, ई फंक्शन ऑफ आर। मालूम है सवाल इंपॉर्टेंट है आएगा, लेकिन क्या वो 4 टॉपिक तुम तैयार कर पाते हैं, तो सारा जुगाड़ फिर नहीं है, दिमाग चलना चाहिए, मैथमेटिक्स अच्छे से, फिर टॉपिक स्प्लिट करके पढ़ना क्या रहेगा, जैसे करंट में पावर पढ़ोगे तो पावर क्या रहेगी, पावर ऑफ द बल्ब इंपॉर्टेंट है आएगा, मीटर ब्रिज इंपॉर्टेंट है आएगा, चांसेस में आएगा, 99.99% आएगा। तो गेम है अभी, ऐसा नहीं कि सब कुछ पढ़ के ही गेम बनता है, 6 अगर गेम बनाने वाला हो तो 6 बनने में भी 90 टॉपिक में बना देगा, 70 टॉपिक में गेम बना लेगा अपना देश के, बट हिम्मत होनी चाहिए, होती नहीं है लोगों की, वो कहते नहीं मैं क्या करूंगा, पूरा पढ़ूंगा चाहे साले को एग्जाम मुझे कुछ याद हो, ये गलती है। चलिए कर लोगे आंसर याद कर, नेक्स्ट आइए, बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन, बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन, एक लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। बहुत कुछ बातें बताई थी, बस हमें वही समझनी है, कभी कभी आपको टेस्ट में क्वेश्चंस एक इक्वेशन की मिलेगी, उस पर बात कर ले। अब उन्हें मैटर के पास भी बिहेव होता है। अब बोहर्स बात करते हैं सिर्फ न्यूक्लियस और उसके ऑर्बिट्स, बोहर्स कहते हैं कि जो भी न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन्स उसके सराउंड क्या कर रहे होते हैं, एक पर्टिकुलर उनकी क्या होती है, वो स्टेशनरी ऑर्बिट को लगातार क्या कर रहे होते हैं, स्टेशनरी होती है ऑर्बिट, ऑर्बिट की डिस्टेंस न्यूक्लियस से कभी चेंज नहीं होती, अगर इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में रिवॉल्व करे तो लगातार कॉन्टिन्यूसली उसी ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करता रहेगा जब तक कि आप उसकी ऊर्जा में चेंज, सही बात। अगर इसके पास एक स्पीड है तो आई थिंक एक वेव को क्या कर रहा होगा, इमिट कर रहा होगा, सबको मालूम है अगर कोई पार्टिकल अभी पढ़ के, अगर पार्टिकल के पास स्पीड है तो अपने चारों तरफ एक वेव क्या कर रही होगी, प्रोड्यूस करेगी, दिस इज कॉल्ड मैटर। उन्हें यहीं से क्वांटाइजेशन का नियम दिया कि इलेक्ट्रॉन्स किन ऑर्बिट में रह सकते हैं, क्योंकि ऑर्बिट कितनी होती है, याद है तुम्हें एटॉमिक स्पीड होगा एंगुलर मोमेंटम जिसका इंटीग्रल मल्टीपल हो h/2 पाई, याद है, इलेक्ट्रॉन्स उसी ऑर्बिट में रह सकती हैं जिन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल हो किसका,
और यहीं से ऑर्बिट्स क्या हो जाती हैं, क्वांटाइज। इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिट में नहीं पाए, पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं और उस ऑर्बिट में होंगे जिन ऑर्बिट्स में उनका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल हो h अपॉन 2 पर। देखिए वही लिखना है, फिर एक इक्वेशन देनी है। पहली बात देखिए, इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड प्रोटॉन, प्रोटॉन का मतलब सिंपल सा है किससे, क्योंकि न्यूक्लियस के पास चार्ज किसके कारण है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज। इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड प्रोटॉन बिहेव एज स्टेशनरी वेव, इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड प्रोटॉन बिहेव एज स्टेशनरी वेव, स्टेशनरी वेव। पुलिस पर अगली लाइन से देखिए, फॉर ए इलेक्ट्रॉन, for a electron only those orbits are permissible, only those orbits are permissible, permissible का मतलब जिसमें परमिट है उसको क्या करने की, permissible, where the length of orbit, where the length of orbit or length of orbit or circumference is integral multiple, or circumference is integral multiple of its wavelength, is integral multiple of its wavelength, means मतलब means there should be a complete wave fit in orbit, there should be a complete wave fit in orbit। वो कहना क्या चाह रहे हैं इसमें, ये एक न्यूक्लियस पर ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है बेटा, उन्हें कहा है जो इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ होती है, अच्छा इलेक्ट्रॉन की स्पीड से क्या कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन एक स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस कर, जो वेव होगी ये कंप्लीटली फिट किसमें होगी, इस ऑर्बिट की सर्कमफेरेंस, कंप्लीटली फिट का मतलब ये एक वेव बनी, ये कितनी वेव फिट हुई इसमें, ढाई वेव फिट नहीं हो सकती, 3.5 वेव कभी भी फिट, 4 फिट हो सकती है, 4 लेमडा फिट हो सकता है, 3 लेमडा फिट हो सकता है, 2 लेमडा फिट हो सकता है, लेमडा फिट हो सकता है, 3 लेमडा, मतलब जो टेढ़ी टेढ़ी है, मान लेते हैं उसकी रेडियस कितनी थी r, बताइए इसका सर्कमफेरेंस कितने का बना, 2πrn इज इक्वल टू, ये तो बोला गया, ये जो सर्कमफेरेंस होता है वो इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो प्रोड्यूस वेवलेंथ है उसका इंटीग्रल मल्टीपल, अब इंटीग्रल मल्टीपल होगा तो इनकी वैल्यू कितनी चलेगी, 1 2 3 4, लेमडा एग्जिस्ट करेगा, 2 लेमडा एग्जिस्ट करेगा, 3 लेमडा एग्जिस्ट करेगा, 4.5, तो कंप्लीट वेव क्या होती है, फिट होती है पूरी कंप्लीट, एक कंप्लीट वेव ये एक कंप्लीट वेव, ये दूसरी, ये वो ने कहा जब इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में मूव करते हैं तो एक स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस करते हैं जो जिसकी वेव पूरी तरह से क्या होती है उस ऑर्बिट में फिट होती है, और सर्कमफेरेंस की वैल्यू होती है ऑर्बिट की इंटीग्रल मल्टीपल होता है इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रोड्यूस की गई वेवलेंथ के, बस हो गया। और यही से फिर एक कॉन्सेप्ट आता है जो एंगुलर मोमेंटम होता है, mv rn is equal to integral multiple of h upon, इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में पाए जाते हैं जिनमें इनका इंटीग्रल एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इसका बात करो, पर ये तो भी हम पढ़ नहीं रहे,
ना ना, n is इंटीग्रल नंबर, Rn, n is called, Rn का मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट। किस ऑर्बिट की बात हो रही है, क्योंकि हर ऑर्बिट की r क्या होगा, तो अगर ये चौथी ऑर्बिट थी तो यहाँ कितना होगा, तो पहली ऑर्बिट में सिर्फ लैम्डा एग्जिस्ट करता है, दूसरी ऑर्बिट में दो लैम्डा की लेंथ होगी, तीसरे में चौथे की, पांचवें की 5 फिगर बना के बना, ये उन्होंने बोला और ये आपके टेस्ट में सवाल आए। हम आपको क्या दे देंगे, ऑर्बिट नंबर दे देंगे, बोलो ना। यस सर। आपको रेडियस दे करके लैम्डा पूछ लेंगे और लैम्डा दे करके, तो जहां पे n क्या बन जाता है बताओ बाद में जाके, जो इंटीग्रल नंबर होता है वही क्या बन जाता है, बोलो बेटा, ऑर्बिट। तो अगर मैं चौथे ऑर्बिट की बात करूं तो n बराबर 4 लिया, तीसरे ऑर्बिट की बात करूं तो n बराबर 3। इतना याद रख लीजिए, कंप्लीट है तो 4 टॉपिक पे फोकस रखिए, छोटा चैप्टर कुछ है नहीं। The last topic is न्यूक्लियर। एटम तो पढ़ा है ना तुम लोगों ने, एटम तो पढ़ा हुआ है, ठीक। The next topic is न्यूक्लियर। तो हमें मॉडल के सिर्फ 3 टॉपिक पढ़ रहे, चौथा टॉपिक एटम है, एटम तुम कहाँ पढ़ते हो, बट जो आएगा फिजिक्स के बाद में फिर से न्यूक्लियर पढ़ाने के बाद आपको फिर से बताओ। चलो तो इतना तैयार कर लीजिए, आपकी IQ जाके तो वेवलेंथ के सारे सवाल और फोटोइलेक्ट्रिक एक पूरा चैप्टर है ये, इसको क्या कर लो, डाउट हो किसी चीज में आगे पूछिए। थैंक यू।